नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। राजधानी भोपाल में स्थित प्रतिष्ठित हमीदिया महाविद्यालय इन दिनों एक नए विवाद की चपेट में आ गया है। कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर छात्रों और फैकल्टी सदस्यों ने सुरक्षा, अनुशासन और पढ़ाई के माहौल पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पलता चौकसे ने उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन से इसकी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि कॉलेज के पास बनी मस्जिद में अजान के कारण परीक्षा के दौरान छात्र डिस्टर्ब होते हैं। नीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान यह समस्या सामने आई है, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि कॉलेज के समय अजान नहीं होती है, अजान का समय सुबह होता है, उस वक्त परीक्षा नहीं होती है। यह बीजेपी का एजेंडा है, जिसके माध्यम से बीजेपी ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि मस्जिद में जो भी मौलवी हैं उनको खुद लाउड स्पीकर हटाना चाहिए, वरना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से कोलाहल एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हमीदिया कॉलेज की जनभागीदारी अध्यक्ष का कहना है कि मस्जिद का एक गेट कॉलेज की ओर खुलता है, जिससे बाहरी लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इससे अनुशासन और सुरक्षा पर असर पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि मस्जिद कॉलेज की जमीन पर है या नहीं है। डॉक्टर चौकसे का कहना है कि यदि जमीन कॉलेज की है तो उसे खेल मैदान के रूप में विकसित करने की अनुमति दी जाए। पूर्व छात्रों का भी आरोप है कि मस्जिद में नमाज के दौरान बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिससे कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती है और इसके साथ ही क्लासरूम में पढ़ाई और परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधित होते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के वीसी में कॉलेज प्रिंसिपल ने यह मुद्दा उठाया है। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उनको सुनिए पहले आप। जब अजान का वक्त होता है, सामान्यतः सुबह होता है, तो उस समय स्कूल की मेरे ख्याल से कोई परीक्षा का समय नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि किस प्रकार से ध्रुवीकरण करे, सांप्रदायिकरण करे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें विवेक से बच्चों के, छात्रों के हित के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। प्रकाशन हुआ है, उसने संबंधित विभाग के एसीएस को इसकी लिखित मौखिक या लिखित या जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग इंचार्ज एसीएस इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर को और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ज्वाइंट टीम बनाकर वो शासकीय भूमि पर अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की परीक्षा के लिए पढ़ाई के डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में, अगर उसमें कोई नमाज या इत्यादि की शिकायत भी उनने वो की गई है तो वो शिकायत को भी सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोलाहल एक्ट के तहत नियम हैं, उन नियमों के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार बीच में कई स्थानों पर कार्रवाई की गई थी जिनकी ध्वनि ज़्यादा थी, उनको नियंत्रण किया गया था। कई जगह से ध्वनि विस्तारक नियंत्रण हटाए भी गए थे और मैं समझता हूं कि अगर वो संबंधित जो भी वहां पर होंगे मौला मौलवी जी वो स्वयं हटाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोलाहल एक्ट के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियम अनुसार वो भी हटाए जाना चाहिए और हटाए जाएंगे। कल की ये कंप्लेंट जो है हमने लगभग 3 साल पहले जब जनभागीदारी का मैं अध्यक्ष बना वहाँ पर, तो वहाँ पर पीछे हमारे ग्राउंड पर 250 कारें जो महाराष्ट्र वगैरह से खरीद के लाए थे वो सब डंप की गई थी। हमने प्रशासन को बोला कि 3 दिन के अंदर ये हट जाना चाहिए और नहीं हटेंगी तो फिर जो हमको दिखेगा हम वो करेंगे। तो वो तो हट गई, लेकिन उसके स्थायी जो कब्जे हैं वो आज भी हैं। जबकि ये हमीदिया महाविद्यालय में देश के जो है राष्ट्रपति स्वर्गीय शंकरदयाल शर्मा जी पढ़े हैं, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जो है भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी पढ़े हैं, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला पढ़ी हैं, अनेक राज्यपाल से अनेक एक से बढ़कर एक छात्र यहाँ से निकले हैं। इसलिए ये हमीदिया में जितना भी अतिक्रमण है ये हमीदिया कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर व्यवधान उत्पन्न करता है
और हमीदिया की छवि को कलंकित कर रहा है। नहीं, हमारे जब मैं वहाँ पे पढ़ता था तब तो वहाँ का वातावरण ही बहुत अलग था। अभी ये स्थिति जो है गंभीर इसलिए होती जा रही है क्योंकि आज जिस प्रकार से वहाँ के प्रिंसिपल मैडम ने जो स्टेटमेंट दिया है, अब वो सीधे सीधे हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाली जो साजिश कह लीजिए या एक कार्रवाई समझ लीजिए, वो उसका रूप लेती जा रही है। और मेरा केवल मानना ये है कि नमाज पढ़ना, मंदिर में पूजा करना, ये आपका एक व्यक्तिगत अपना विषय है। ये इसको आप किसी को डिस्टर्ब करना या किसी को कुछ उससे परेशानी हो रही है, ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहता है। तो आप वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे जो साउंड बॉक्स या जो स्पीकर लगे हैं, या तो आप उनको इतना धीरे कर लीजिए कि कॉलेज के बच्चे डिस्टर्ब ना हो, या जब तक कॉलेज चलता है उस बीच में अगर वो बिना माइक या स्पीकर के अगर नमाज पढ़ी जाती है तो उसमें दिक्कत क्या है। और इसलिए मेरा कहना ये है कि प्रिंसिपल साहब के जो आज स्टेटमेंट आया है उसके बाद में प्रशासन को थोड़ा गंभीर होना चाहिए। और जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, अतिक्रमण किसी भी जगह में जो है एक वहाँ के जितने भी असामाजिक तत्व होते हैं उनका जमा होने का अड्डा होता है। और महिला अगर किसी कॉलेज में पढ़ रही हैं तो वहाँ पे प्रशासन को इस बात का बड़ा गंभीरता से वहाँ पे इस बात की चिंता करना चाहिए कि वहाँ पे ऐसे तत्व कम से कम जमा हो। इसीलिए मेरा तो कहना ये है कि वहाँ पे एक पुलिस चौकी का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर सके। तो हमीदिया कॉलेज की मस्जिद पर अब विवाद गर्माता नजर आ रहा है। दरअसल अब जिस तरीके से छात्रों का जो आरोप है, छात्रों का जो कहना है, वो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि हमीदिया कॉलेज की जो मस्जिद है उसमें जब अजान होती है तो उस अजान की वजह से वो क्लासरूम में उनके पढ़ने में व्यवधान पैदा होता है। परीक्षा के समय भी उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब प्रिंसिपल ने भी एसीएस से शिकायत की है। और ये बात अब कही जा रही कि दरअसल अगर ये मस्जिद जिस जगह पर बनी है वो कॉलेज की जगह है तो वहाँ पर खेल के रूप में एक मैदान स्थापित किया जाना चाहिए। और अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से एक तरफ कहा जा रहा है जहाँ पर कि दरअसल अगर गलत है ये मस्जिद की तरफ से, अगर जो लैंड है वो एक्वायर की गई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ अजय धौले जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अजय धौले जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। और सीता शरण सूर्यवंशी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सीता शरण सूर्यवंशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और सबसे पहले हम अजय धौले जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से छात्रों की मांग है, एसीएस से प्रिंसिपल ने शिकायत भी कर दी है, सरकार का क्या रुख है इस पर, किस तरीके की आखिर, क्योंकि ये भी बात कही जा रही है आप लोगों की तरफ से कि अगर ये जमीन फर्जी तरीके से एक्वायर की गई है, वहां पर मस्जिद बनाई गई है और ये जमीन जो है वो कॉलेज की है, तो वहां पर खेल प्रांगण स्थापित किया जाए, खेल परिसर बना दिया जाए। फिलहाल क्या कुछ रुख है सरकार का? योगेश जी, देखिए, किसी भी विषय को तुष्टिकरण की दृष्टि से देखना, अपने गट्ठा वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए देखना, ये तो ओछी राजनीति का परिचायक है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से इस पूरे विषय को पॉलिटिसाइज करने का काम हमारा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस कर रही है, उनकी जो बार बार की मंशा होती है कि किसी भी एक ऐसे विषय में धार्मिक एंगल ला दीजिए, अल्पसंख्यकों को ये बता दीजिए कि देखिए, अल्पसंख्यकों को ये बता दीजिए कि देखिए आपके धर्म पे आघात हो रहा है, तो ये अच्छे राजनीति का परिचय नहीं देता। इससे अच्छी राजनीति आपकी प्रदर्शित नहीं होती। विषय ये है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने यदि इस विषय को पुष्पलता चौक से, डॉक्टर पुष्पलता चौक से, उन्होंने इस विषय का जो कॉग्निजेंस है वो लेने के लिए हमारे जो एसीएस है अनुपम राजन जी, उनको चिट्ठी लिखी है। तो वहाँ पे निश्चित रूप से प्रशासन अपनी जांच करेगा। क्या चलने वाली एग्जाम से एग्जाम के समय में छात्र को परेशानियां होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम अपने आप के स्तर पे फ्री हैं, लेकिन हमें अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार उसी लिमिटेशन में करना है जो एग्जिस्टिंग लॉज का उल्लंघन नहीं करता है। हमारी आप हम सभी जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के लिए मध्य प्रदेश देश का वो राज्य जिसने सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट था, उस जजमेंट का पूर्णतः पालन करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम किया था। तो मोहन यादव जी जब पहला उन्होंने उनकी कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया था तो ये ध्वनि प्रदर्शन विस्तारक यंत्रों की प्रतिबद्धता के लिए ही लिया था। तो उस दृष्टि से एक विषय आ जाता है। दूसरा रहा विषय एनक्रोचमेंट का,
तो एक डिटेल जांच के बाद ही इस विषय पे सरकार का क्या पक्ष है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कह रही है, ये सारा विषय सामने आ जाएगा। लेकिन सिर्फ क्योंकि अजान से जुड़ा हुआ विषय है, एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ विषय है, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं धर्म विशेष को नीचा दिखाने की से नहीं जोड़ना चाहिए। किसी भी धर्म विशेष का हो या किसी भी धर्म की यदि बात आती है, धर्म प्रचार प्रसार के लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन वो अपने लिमिटेशंस में, ना कि किसी को किसी का हित को मार कर, ना कि किसी को हित को बाधित करके अपने धर्म का, क्योंकि वहां जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का विषय है, उनके भविष्य को यदि हम अपने इस जो साउंड पोल्यूशन है उससे यदि वो छात्र परेशान है, तो ये भी काम इसका कहीं ना कहीं इसका निराकरण करना भी सरकार का काम है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल जिम्मेदारी जांच होगी, जांच के बाद जो भी निर्णय है वो हम सभी को मानेंगे। ठीक है। सूर्यवंशी जी, आखिर इस पूरे मुद्दे पर सियासत क्यों शुरू हो गई है? एक मामला था, छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, छात्र इसकी मांग कर रहे हैं कि जब अजान होती है तो उन्हें समस्या होती है, तो इस पर सियासत क्यों? ये देखो क्या है कि देश संविधान से चलता है। हाँ। आदरणीय और सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। और आप उस प्रांगण को देखिए, मैंने खुद उसका अभी मैं देखकर आया हूँ, तब आपकी डिबेट पर बैठ रहा हूँ। अच्छा। 100 कदम एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, और उसके पहले नीचे अपन जाएंगे 300 कदम, वहां भी एक मंदिर है। हाँ। और वहां जो मर्चरी रूम है, वो मर्चरी रूम से जहां ये क्लासें लगती हैं, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 7 स्टार बना है। हाँ। और 7 स्टार बना है, 7 उसके भाग हैं, वही एक ही बिल्डिंग है। बहुत बड़ा गांधी मेडिकल है, और जो मध्य प्रदेश की आन बान शान है। और अब देखिए आप, जो जहां मर्चरी रूम है, जहां वो जो जिनके पीएम वगैरह होते हैं, उसके लेफ्ट में, रोड के लेफ्ट में वो मस्जिद वहां स्थित है। अब अजान जो है वो 5 बजे सुबह तो कोई पेपर होता नहीं है, 3 से 4 मिनट की अजान होती है। और बीजेपी को देखिए आप, कितनी घिनौनी जो हरकत है, जो देवेंद्र रावत जी हैं, वो एडवोकेट भी रहे, बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट, भोपाल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। अब मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी तो ना करूंगा, लेकिन बीजेपी की जो जिम्मेदारी है, बीजेपी का जो ध्रुवीकरण है, कि देखिए आप भाई, ये एक अनेकता में एकता की जो मिसाल है, ये भारत और देश और प्रदेश और शिक्षण संस्थाएं जिस तरीके से। अच्छा, आपने जैसे कहा कि सुबह 5 बजे नमाज होती है, तो जुहर की नमाज नहीं होती, असर की नमाज नहीं होती, मगरिब की नमाज नहीं होती, ईसा की नमाज नहीं होती, ये 4 नमाजें जो दिन भर में 5 नमाजें क्योंकि होती है, तो आपने कहा केवल सुबह 5:30 बजे वाली होती है, तो बाकी 4 नमाज उसमें नहीं होती, अजान नहीं होती है? देखिए, नमाज होती है 3 से 4 मिनट की। हाँ। और वहां इतना व्यस्ततम पुराने भोपाल का जो तासुल मस्जिद, नहीं, मेरा ये सवाल ही नहीं था 3 से 4 मिनट की होती है, 2 मिनट की होती है, मेरा ये सवाल ही नहीं था, क्योंकि आपने और आपके नेताओं ने, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर यही कहा है कि एक नमाज होती है सुबह 5 बजे, जो 5 वक्त की जो नमाज पढ़ी जाती है, क्या 4 नमाजों में अजान नहीं होती? मैं इतना जानना चाह रहा हूं बस। अजान होती है, जो 5 वक्त की नमाज होती है, उसकी जो आध्यात्मिक, अपन हिंदू रीति रिवाज से वो शब्द है जो माइथोलॉजी है, वो माइथोलॉजी का शब्द है, वो 3 से 4 मिनट का है, वो 5 बार होता है, और उसमें कोई डिस्टरबेंस की बात नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी जो प्रोपेगेंडा फैला रही है, मैं आपको बताऊं, उस मस्जिद से जो पेट में दर्द हो रहा है, देखो, कांग्रेस दोनों समुदायों का और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, वो जो कांग्रेस का जो विपक्ष में रहते हुए कि अनेकता में एकता की जो मिसाल है, ये बीजेपी में, ये फितरत की बात तो करते हैं, लेकिन शिक्षा और लाइब्रेरी और उन शिक्षा जहां वहां जो डॉक्टर्स ले रहे हैं, जो नए नर्सिंग जो आते हैं बच्चे और बच्चियां, तो उसमें उस 3 से 4 मिनट में कोई डिस्टरबेंस की बात नहीं है। जिस तरीके से चौकसे मैडम ने राजन जी को जो ACS को जो लेटर दिया है, मुझे तो वो भी राजनीति से प्रेरित लग रहा है। उन्होंने अगर दिया है तो वो किसी के
के लोगों के कहने के अनुसार दिया है। ये बात इस शहर में और प्रदेश में ये फिरकत और ये उन्माद की बात फैलाने की है, ये ठीक नहीं है। और हम शिक्षा के साथ हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ हैं। ठीक है, एक छोटा सा और सवाल, उसके बाद जिस आते हैं तरीके धवले जी से- के पास आते हैं। बस आप हालांकि एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, वो आपने जवाब दे दिया कि जो प्रिंसिपल की तरफ से लेटर दिया गया है वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बहकावे में आकर के उन्होंने लेटर दिया हो। लेकिन जो छात्र वहां पर आपत्ति जता रहे हैं, जो पूर्व छात्र हैं, जो वर्तमान में वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो वर्तमान के छात्र हैं, वो जो आपत्ति जता रहे हैं, वो भी क्या भारतीय जनता पार्टी के? मैं इतना जानना चाह रहा हूं आपसे। आप देखिए कि जो सामने से इतना बड़ा रोड है, इतना व्यस्ततम है, क्या वहाँ डीजे नहीं निकलते हैं, वहाँ बारातें नहीं निकलती हैं? अरे बारातें रात को निकलती में हैं कहाँ? आप भी सूर्यवंशी जी, आप मतलब पहले तो आप कह रहे हैं एक वक्त की नमाज होती है, आपके नेता भी ये बयान दे रहे हैं कि जब हमने आपसे पूछा कि चार नमाजों के हमने नाम बताए कि वो नहीं होती, तो आपने कहा नहीं, 5 नमाजें होती हैं लेकिन 2-2 मिनट की होती हैं। अब आप कह रहे हैं शादी का डीजे निकलता है, शादी का डीजे रात को शादी होती है। भाई सुबह के लिए आपको सुबह नमाज का याद है कि सुबह नमाज होती है? आपने मंदिर का उदाहरण दे दिया, मंदिर में। अच्छा ठीक है, एक छोटा सवाल और दीजिए, जवाब दे दीजिए उसको। धवले जी, सारे आपके सवालों का जवाब लूंगा मैं, आपसे वादा करता हूं सूर्यवंशी जी। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए मैं सभी आरोपों के जवाब धवले जी से लूंगा। एक जवाब और दे दीजिए आप मेरे मन में, क्योंकि आपने याद दिलाया, आपने कहा कि मैं भ्रमण करके आया वहां पर जो भी मंदिर है, आपने 2 मंदिर का उदाहरण दिया। क्या दोनों मंदिर पर दोपहर को और या दोपहर जब सुबह के बाद, हो सकता है सुबह को भजन वहां बजते हो, लेकिन क्या उसके बाद दिन भर वहां पर भजन बजते हैं? वहां पर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं मंदिरों में? मैं इतना जानना चाह रहा हूं। स्पीकर के होते हैं, मैं स्पीकर के होते हैं और ध्वनि विस्तारण जो अधिनियम है, सुबह के बाद क्या दोपहर में भी भजन बजते हैं? मैं जानना चाह रहा हूं। प्रशासन की गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जितने धर्म और जितनी जातियां हैं, जैसे विश्वकर्मा जयंती है या अन्य समुदाय के रजक समाज के जो बाबा गाडगे साहब की जयंतियां हैं, वो उस रूट से नाना प्रकार की जयंतियां और जो बड़े बड़े जो कार्यक्रम, वो जो चल समारोह हैं, वो दिन में ही निकलते हैं। कुछ रात्रियों में निकलते हैं, कुछ दिन में भी निकलते हैं। शादी का कहा तो मैंने कहा शादी तो मैंने रात को देखी है, शादी तो दिन को आदरणीय देखो। ठीक है, जयंती चलिए, ठीक है, आप आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। अब धवले जी से पहले ले सवालों के जवाब, नहीं तो फिर ज्यादा सवाल हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे धवले जी। धवले जी जी ठीक है, अब ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि भाई बगल में 2 मंदिर हैं, और जो प्रिंसिपल की तरफ से जो पत्राचार किया गया है एसीएस को, वो बीजेपी के नेताओं के बहकावे में किया गया है, और बीजेपी ही ये पूरी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उन्माद फैलाने की कोशिश है राज्य में, वो बीजेपी ही कर रही है। ये आरोप है कांग्रेस के। देखिए योगेश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के आरोप से मध्य प्रदेश नहीं चलेगा। यदि मध्य प्रदेश की जनता यदि किसी विषय के लिए सरकार से आग्रह कर रही कि ऐसा ऐसा कुछ घटित हो रहा है, और कोई पीड़ित व्यक्ति यदि शिकायत कर रहा है, तो उसे आप तुष्टीकरण से क्यों जोड़ रहे हैं? मुझे लगता है देश में कुछ कानून है, हमारी न्याय व्यवस्था ने कुछ कानून बनाए, उन कानूनों का पालन करना सभी धर्मों का काम है, चाहे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है या अन्य धर्म हो। यदि देश में ध्वनि प्रसारण के लिए कुछ निर्धारित डेसिबल की मात्रा फिक्स है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि इससे डेसिबल्स में ध्वनि प्रसारक यंत्रों का प्रसारण होना चाहिए, इसी स्तर तक के वो ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज होनी चाहिए, तो ये आपको हमको सबको मानना पड़ेगा। इसमें कहाँ धर्म आ गया? विषय आ गया कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए, ये स्पष्ट रूप से छात्र, जो पीड़ित छात्र हैं, वहां का जो महाविद्यालय के शिक्षक गण हैं, और दूसरा जो पक्ष है, जो ये जिस मस्जिद में ये सब हो रहा है, इन दोनों का विषय था। मुझे लगता है इस पूरे विषय पे राजनीति करना बाहरी लोगों को बेईमानी था। सरकार अपने स्तर पे उसकी जांच करती, जांच में यदि वहां पे कुछ अनियमितताएं पाई जाती, ध्वनि विस्तारक यंत्र का निर्धारित डेसिबल से अधिक ज्यादा से वो बज रहा है, तो निश्चित रूप से उसका पालन कराना ये सरकार का दायित्व है। अब आप इसको हिंदू धर्म के मंदिर होना, 2 मंदिर हैं ये बता रहेंगे, आप वहां पे ये बताएंगे कि वहां से चल समारोह निकलते हैं। यदि उन विषयों के लेकर भी वहां के छात्र, वहां के शिक्षक यदि आपत्ति लेते हैं, तो इन सारे विषयों का भी निराकरण करेंगे। ये किसने कहा है कि हिंदू धर्म के हैं इसलिए वहां पे यदि शिकायत होती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी? लेकिन हमारा प्राथमिक कर्तव्य जो है, एक हम कहेंगे कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश की कानूनों का पालन करना, दूसरा हमारे किसी गतिविधि से देश के अन्य नागरिकों को कोई नुकसान न हो, किसी को परेशानी ना हो, ये इसीलिए कानून बनते हैं। अब आप इसमें यदि राजनीति करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि एक बड़ा गठा वोट बैंक सीधे सीधे इस
इस पूरे पक्ष के एक पूरे पक्ष के साथ में खड़ा होने से आपको मिलेगा, तो ये अपने आप में बेईमानी है। मध्य प्रदेश की जनता ने 2023 का विधानसभा चुनाव रहे, 2024 का लोकसभा चुनाव रहे या देश का 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से गट्ठा वोट बैंक सिक्योर करने का काम किया है, उन सभी को मध्य प्रदेश की जनता ने या देश की जनता ने उनको ठीक है, एक जनता ने जो करारा जनादेश तमाचा उनके दिया, मुंह पे ठीक मारा। है, जनता ने जनादेश जो दिया वो उसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि राज्य में जो सरकार है उसका कामकाज कैसा रहा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि 20 साल से आप मध्य प्रदेश में हैं और आज ये जब विद्यालय प्रशासन की तरफ से मांग की जा रही है, उस जमीन की जांच की मांग की जा रही है, तो क्या प्रशासनिक अमला जो भी या जिस प्राधिकरण है, क्या उसे इस बात की जानकारी है ही नहीं है, भनक ही नहीं है कि दरअसल ये कॉलेज प्रांगण के अंदर ही कॉलेज की जमीन है या वास्तव में ये मस्जिद की जमीन है? ये एक बड़ा सवाल है। योगेश जी, इस पूरे विषय के पहला तो यह है कि क्योंकि जैसे अभी हमारे मित्र सीताचरण जी बता रहे थे, क्योंकि वो एक धार्मिक संस्था है, वहां पे एक मस्जिद है, तो आप देखिए सरकारें प्राय ये प्रयास करती है कि किसी भी धर्म के विषय में इंटरफेरेंस ना किया जाए। लेकिन यदि वो मस्जिद एनक्रोचमेंट के माध्यम से बनी है तो निश्चित रूप से मंदिर रहे, इसके विरुद्ध कार्रवाई होती रही। हमने बहुत बार देखा है कि नेशनल हाईवे के बीच में बहुत सारे मंदिर आते हैं, उनको एक पूरे विधि विधान के साथ में दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो ये हमारा काम भी है, सरकारों का काम है, जब उनके पास में सूचना आई, जानकारी आई, किसी ने शिकायत दी तो शिकायत का निराकरण होगा, उसका जो पीड़ित पक्ष है उनको उसमें जो न्याय दिलाने का काम सरकार करेगी। लेकिन जो राजनीति करने के लिए जो गिद्ध बैठे हैं ना, गिद्ध देखते हैं कि कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाए फिर हम वहां पे खाने चले जाए, तो ये ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, प्रतिबद्धता के साथ में कानूनों का पालन भी कराएगी। यदि किसी ने एनक्रोचमेंट किया है तो उनको वहां से बेदखल भी करेगी। और ये ऐसा मध्य प्रदेश है जहां पे हमारे छात्रों का भविष्य भी सुनिश्चित करना है, देश की न्याय व्यवस्था ने जो कानून बनाए उनका पालन भी करना है और सभी धर्मों को अपनी धर्म संभाव के तहत आगे भी चलना है, आगे बढ़ना भी है। ठीक है सूर्यवंशी जी, ये देखिए आपने धौले जी को सुना, वो साफ कह रहे हैं कि भाई मंदिरों का, जिन मंदिरों का आप जिक्र कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि उन मंदिरों को आपने पहले तो बात आपने ही स्पष्ट कर दिया कि वो मंदिर मस्जिद से थोड़ा आगे हैं, दूर हैं। दूसरी बात धौले जी ये कह रहे हैं कि अगर उन पर भी किसी को कोई आपत्ति है, वहां पर भी अगर भजन गाने चलते हैं, कीर्तन चलते हैं, तो फिर उनसे भी अगर छात्रों को परेशानी होती है, छात्र अगर उसकी भी शिकायत करेंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अरे हमारा भी यही पक्ष है आदरणीय कि किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय का कोई भी धर्म का कोई भी धार्मिक स्थल है तो उस पर अगर छात्रों को या किसी के बच्चों के भविष्य से अगर खिलवाड़ होता है या डिस्टर्ब होता है तो उस पर कानूनी प्रावधान, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और मेन चीज अवगत करा देता हूं, विगत 20 वर्षों से उस मस्जिद के प्रांगण में गरीबों को खाना भी बांटा जा रहा है, ये रोज बढ़ता है। तो बीजेपी के पेट में ये दर्द हो रहा है कि इनका जो वोट बैंक है इसे कैसे कमजोर किया जाए, ये बहुत गहरी, क्योंकि मैं वहां पर सर्वे करके आया हूं, मैं देख कर आया हूं। तो अच्छी बात है, 20 वर्ष से अगर वोट बैंक कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, चलिए अभी तक मजबूत है वोट बैंक, तो वोट बैंक आप में क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? आप क्यों नहीं सत्ता में 20 साल से? ये भी तो एक बड़ा सवाल फिर हो रहा है। हम शिफ्ट क्यों? अरे शिफ्ट ही है, 4% में हारे हम 2023 में, तब भी सत्ता पे नहीं आ रहे हैं, केवल 4%। यही बात तो बीजेपी पूछ रही है, यही बात तो बीजेपी कह रही है। वोट हमें ज्यादा मिला है, कह रहे हैं मानवेंद्र जी, वोट मुझे ज्यादा मिला है। देखो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका जो राजस्थान, हमें 5 राज्यों के इलेक्शन में 2023 में 5 नहीं 4 का बताइए साहब, आंकड़ा रख दूंगा, समय कम है, 1 घंटे पड़ जाएगा। अभी 4 राज्य नहीं 5 राज्य जोड़िए, 5 राज्यों में आप ज्यादा वोट बैंक पा रहे हैं। तेलंगाना का वोट बैंक आप, अरे मैं तो अभी बता रहा हूं, अब समय कम पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, 1 घंटे की डिबेट पड़ जाएगी, आंकड़ा रख दूंगा कांग्रेस का पूरा। मैं समझ रहा हूं सारी बातें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में जो वोट बैंक पड़े हैं, वोट बैंक कांग्रेस का ज्यादा है, लेकिन 4 राज्यों का जोड़िए, मध्य प्रदेश का जोड़िए ना, आप 5 राज्यों का उठाने लगे। फिर अभी बीजेपी कहेगी भाई साहब पूरे देश का जोड़िए, जितने राज्यों में सरकार है उनका जोड़िए। आप गलत सुनिए, 5 राज्यों में 3 राज्यों का वोट बैंक गिना रहा हूं मैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं उस पर फिर कभी चर्चा करूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। सूर्यवंशी जी माफ कीजिएगा, धवले जी समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को हमें विराम देना पड़ा है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। लगातार जिस तरीके से अब
अजान को लेकर के, मस्जिद को लेकर के ये सवाल खड़े हो रहे हैं और छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल उन्हें पढ़ने में और उनकी परीक्षा देने में व्यवधान पैदा होता है, इसलिए अब प्रिंसिपल की तरफ से भी एसीएस को एक एप्लीकेशन दिया गया। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले को लेकर के अगला कदम सरकार का क्या कुछ होगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।